वो है कंपनी, ठीक है, उनके इंस्ट्रक्टर्स भी बता रहे होते हैं सारी ये टेक्निक्स वगैरह के, किस तरह से राइटिंग करनी है हर मॉड्यूल के लिए। इनफैक्ट वो उनके सेशंस रन हो रहे होते हैं, ठीक। सो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि अगर देना ही है आप कमिंग मंथ्स में, सो एक तो ये कि प्रीमियम कंटेंट लाइक इट विल बी हेल्पफुल। मेन प्रायोरिटी तो डेफिनेटली कैम्ब्रिज बुक्स ही होंगी, क्योंकि उनका डिफिकल्टी लेवल कंपेरेबल है रियल एग्जाम से। मगर जो यानी कि जो प्रीमियम कंटेंट है, आई थिंक अगर आपके पास इनफ टाइम हो ना, कोई एक डेढ़ महीना, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और वो तभी आपको एक्सेस मिलती है जब आप रजिस्टर करवा लेते हैं, फीस जमा करा देते हैं उसके बाद। तो आपने स्केड्यूल जो करना होता है ना, उसमें टाइम आप मतलब एक महीना या डेढ़ महीने बाद का भी वो पूरा कैलेंडर शो हो रहा होता है जिसमें अवेलेबल टाइम स्लॉट्स हैं, ठीक। तो आप उसमें तो मतलब एक महीने का भी उसमें आगे जाके भी डेट ले सकते हैं। सो उसका लाइक उस दौरान फिर ये है कि आप जैसे ही फीस जमा कराएंगे, रजिस्टर करवाएंगे, यू विल गेट द एक्सेस टू द प्रीमियम कंटेंट। जो अगर इनफ टाइम हो तो तब तो वेल एंड गुड, अगर टाइम कम है तो तब उस पर रिलाई नहीं करना, बिकॉज उससे फिर बंदा कोई होता है कि उससे बेहतर है कि कैम्ब्रिज बुक्स बंदा प्रिपेयर करे। लेकिन आईएलटीएस प्रीमियम वुड बी हेल्पफुल इफ यू हैव इनफ टाइम, विच इज लाइक 1 मंथ या डेढ़ महीना हो आपके पास, अब पहले रजिस्टर करवाने। सो आई होप दैट हेल्प्स। मैम अगर शॉर्ट टाइम हो तो क्यों हेल्प नहीं होगा उसका, उस कंटेंट का? नहीं नहीं, हेल्पफुल तो है, लेकिन बात यह है कि उसमें अक्सर मतलब जो हम डिस्कशन हुई थी ना, या मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो मैंने देखा है कि कुछ लोग एक डिस्करेज फील करते हैं कि पेपर के करीब आके जब वो उसका प्रीमियम या मॉक टेस्ट वगैरह भी उसमें पूरे पेपर्स के बने होते हैं, तो जब वो करते हैं ना उस पे, तो क्योंकि उसका डिफिकल्टी लेवल रियल एग्जाम से भी थोड़ा ज्यादा है और कैम्ब्रिज से भी ज्यादा ही है, थोड़ा सा लाइक, तो वो जो है ना उससे भी डिस्करेज फील करते हैं कि एकदम से स्कोर इतना कम आया, ठीक। तो उससे लाइक उससे फिर ज्यादा बेहतर है कि जब आपके पास टाइम कम है तो तब आप वही वाली में ज्यादा फोकस करें जो कि कैम्ब्रिज बुक्स हैं या टीन बुक्स हैं। तो वो भी सारी अगर आपने प्रैक्टिस की हुई होंगी तो आई थिंक दैट विल हेल्प। लेकिन हाँ, अगर टाइम बचता है तो साथ साथ, लेकिन अगर आपको पता है टाइम ज्यादा है तो फिर आप प्लान ऐसे करेंगे, पहले प्रीमियम कंटेंट के सारे वो देख लें, फिर उसके बाद कैम्ब्रिज बुक्स भी साइड बाई साइड करते रहें, और एंड वाले टाइम पे ज्यादा कैम्ब्रिज बुक पे ही फोकस करें कि जो उसमें। और ये भी होता है कि आपने एक दफा जो चीज़ प्रैक्टिस कर ली है ना, तो वो लाइक आप दोबारा करेंगे ना तो आपको पता चलेगा उसका इतना फायदा नहीं होना। जब आपने बुक्स पढ़ ली वो कर ली होंगी ना, लिसनिंग वगैरह उसकी, तो या रीडिंग भी, तो एक दफा जो गलतियां निकलती है ना बंदे को, फिर दफा याद होता है कि अच्छा इसमें तो ये बोला था उसने लिसनिंग में, या ये थे इसमें रीडिंग में, मैंने पिछली दफा मिस्टेक की तो ये नहीं करनी। तो प्रैक्टिस बाज का था, आपको प्रैक्टिस पेपर तो बार 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 करने का इतना फायदा नहीं होता, ठीक। तो वो जो कैम्ब्रिज बुक्स हैं, वो आप ये देखेंगे एज अ फाइनल लाइक, जब आपने बाकी प्रैक्टिस कर ली हो तो नियरेस्ट वाली जो है ना, लेटेस्ट वाली, वो आप एंड पे थोड़े से पेपर के करीब आके करें। मतलब एक डेढ़ हफ्ते, एक दो हफ्ते पहले, एक हफ्ता पहले, कम से कम। तो हाँ। ओके, यस, जी जी। ओके। सो या इसमें तो कोई लाइक ये चीज़ तो क्लियर है ना, लाइक मेरा क्या पॉइंट था इसमें, इज जस्ट अ सजेशन, ऑफ कोर्स द रेस्ट इज ऑन यू कि आप जिस तरह से भी कंप्लीट करें, यू हैव मैंने टू प्लान अकॉर्डिंगली। मैंने यस। अभी मैंने ओपन किया उसकी वेबसाइट, तो कौन सी डेट पिक करनी चाहिए? जो भी आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से हो, लाइक इसमें मुझे ये आता है कि वो काफ़ी एक्सटेंसिव सा कैलेंडर है, आगे तक एक एक मंथ, 2 मंथ के आगे, बल्कि उससे भी ज़्यादा डेट्स शो हो रही होती हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे, जब आपको श्योरिटी लगती है कि आप इतने टाइम स्पेंड प्रिपेयर अच्छा कर लेंगे। और जो इसका आईएलटीएस प्रीमियम कंटेंट है लाइक उसको भी आप थोड़ा बहुत लाइक उसको भी देख सकते हैं, इनफ टाइम होगा। सो वो तो वो आप नहीं, अपने हिसाब से, आपका लेकिन ये कि आपका क्या व्यू, क्या अभी अगर अभी से स्टार्ट करें तैयारी तो कितना मंथ, कितना टाइम देना चाहिए? ये हर एक की अपनी एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है, हो सकता है कुछ लोग बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाए और उसकी उनकी इतनी नहीं, हो ग्रिप। नॉर्मल नॉर्मल बंदे की बात करें तो। आई गेस 1 मंथ, वन 1.5 मंथ और 1 मंथ, बिकॉज थोड़ा सा फैमिलिटी में भी टाइम लगता है कि इसके अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। वैसे तो इंग्लिश इतनी लेवल की सभी को आती होगी, जिसमें अगर अपने मास्टर्स कर लें यूनिवर्सिटी लेवल से आप हुआ है, लेकिन बात ये है कि आइल्स की प्रैक्टिस में ये चीज़ भी होती है कि उसके टिप्स एंड ट्रिक्स हैं थोड़े बहुत, लाइक आप जो प्रैक्टिस करने आपको पता चलता है कि अच्छा इसमें ये ट्रिक डाला हुआ था थोड़ा सा इस क्वेश्चन में, तो वो आपको हेल्प मिलती है प्रैक्टिस से। अब बाकी ये भी डिपेंड करता है कि अगर आप इसमें ये इस चीज़ को डिटरमिन करने के लिए आप ये देख सकते हैं कि आप एक मॉक टेस्ट दें बिल्कुल रियल एग्जाम के टाइम के मुताबिक,
ठीक है, इकट्ठे बैठ के एक सारे मॉड्यूल्स एक ही सिटिंग में करें, और उसी तरह ही टाइमर लगा के करें कि जितना टाइम अलॉट होता है हर मॉड्यूल के लिए, राइट, उसमें लिसनिंग से, रीडिंग से, और फिर उसके बाद राइटिंग और इवन स्पीकिंग के लिए भी आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं उसी टाइम में। वो सारे क्वेश्चंस उसके पूरा एक टेस्ट अटेम्प्ट करें कैम्ब्रिज की बुक से, लेटेस्ट वाली को बेशक ले लें। और फिर उसका आप जब मार्क्स वगैरह देखेंगे बैंड अपना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर वो अच्छा सेटिस्फैक्ट्री है तो मे बी आपकी बेसिक उतनी लाइक इंग्लिश की स्किल्स हैं इतने अच्छे, तो आप कम टाइम भी ले सकते हैं। मैम 20 अगस्त को सिलेक्ट कर लो मैं। दैट्स सोली अप टू यू, लाइक आप देखें अपने हिसाब से। यस, आपने कैम्ब्रिज बुक सॉल्व कर ली हुई है? ये जो कैम्ब्रिज बुक इन्होंने जो इन्होंने ये क्या नाम आई कोड गुरु पे है वो मेरे पास है। वो मैंने स्टार्ट लुकिंग देम ना। तो ओके, अभी सो दे आर आई थिंक 18 बुक्स हैं टोटल। जी वो सो जो 19 भी आ लेटेस्ट वाली है ना, 19 हाँ भी आ ओके ओके। तो किस वो मुझे बताया था किसी के 11 टू अपवर्ड देखें, उससे पहले वाली मत देखें। हाँ वो बिल्कुल, मतलब जो पहली वाली है वो ज़्यादा इजी भी है, लेटेस्ट वो जो लेटेस्ट वाली है। और मैंने तो वैसे, क्योंकि मैंने कम टाइम दिया था, तो मैंने तो आई थिंक मैंने भी 15 से 18 तक की गई थी। और बीच में जो मुझे लगता था कि मेरे वीक एरियाज हैं, इस दौरान करते हुए जैसे मुझे लगा कि मैप के जो लिसनिंग वाला अगर सेक्शन आता है, या जो लिसनिंग में है जो भी रीडिंग वगैरह में, तो मैंने वो जो है ना फिर उसमें से सिर्फ वो मतलब सारे सारे नहीं किए थे, लेकिन जो उससे रेलेवेंट पार्ट्स में जिनमें प्रॉब्लमेटिक पार्ट्स थे उनको सिर्फ मैंने वहाँ पे प्रीमियम में प्रैक्टिस किया था, बिकॉज वैसे भी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं सारा सारा देखूँ प्रीमियम का। मैम ये जो लेकिन आई हैव, मॉक एग्जाम्स कहाँ मिलेगा? ओके, सो अगर आपने पेपर बेस्ड देना है या कंप्यूटर बेस्ड देना है? कंप्यूटर। ओके, सो यस, तो कंप्यूटर बेस के लिए तो आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे एक तो कंप्यूटर फेमिलराइजेशन टेस्ट है, मैं उसका लिंक भी आपसे शेयर कर दूंगी। वो लाजमी अटेम्प्ट करें, ब्रिटिश काउंसिल का ऑफिशियल है वो फेमिलराइजेशन टेस्ट, राइट। ओके, और इसके अलावा उसमें ना उन्होंने कंप्यूटर बेस पे, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न लाइक आपको लगेगा कि जैसे बुक में लिखा हुआ है ना वैसे थोड़ा से, अब जैसे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं जिसमें जो रीडिंग के क्वेश्चन है जिसमें लिस्ट ऑफ हेडिंग आती है, तो पेपर बेस में तो वो सारी हेडिंग्स सारी बात तो पेपर पे लिखी होंगी और आप उसमें पेंसिल से कट कर सकते हैं जो जो सी आपने हेडिंग चूज कर ली है। लेकिन कंप्यूटर बेस में इट इज ड्रैग एंड ड्रॉप, सो इट इज वे मोर इजियर, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है। तो कंप्यूटर फेमिलराइजेशन टेस्ट एक तो ये है कि उसमें ना उन्होंने हर टाइप के सवाल किस तरह से उन्होंने कंप्यूटर पर पूछा होगा, कैसे आप आंसर उसका सॉल्व करेंगे, वो चीज़ है। कुछ में क्लिक ही करना है, कुछ में फिल इन द ब्लैंक्स ऊपर ही सॉल्व करनी है, पैराग्राफ में टाइप कर देनी है, कुछ में ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस हैं। तो दे आर वेरी मोर इजी, और उसमें वो एक आप अटेम्प्ट करेंगे और इसी तरह ही वहीं पे ब्रिटिश काउंसिल के उधर ही मॉक टेस्ट मिल जाएगा आपको, और इनफैक्ट प्रीमियम में भी फुल पेपर टेस्ट हैं वहाँ पे कंप्यूटर के। तो कैम्ब्रिज में अक्सर करते हुए बुक्स में तो आपको डेफिनेटली, अगर आप कंप्यूटर बेस दे रहे हैं तो वो प्रैक्टिस आपको लगता है कि वैसे नहीं हुई जैसे होनी चाहिए, ठीक है, कैम्ब्रिज बुक्स में क्योंकि आप लाइक अपने हिसाब से, मैं तो ये करती थी तब मैं, जब मेरे पास आईएसबीएम की नहीं थी पता, तो मैंने उसमें कैम्ब्रिज बुक जब देख रही थी तो मैं टेक्स्ट फाइल बनाती थी और उसी पे ही टाइप करती थी ऐसे, और रीडिंग के भी मैं टाइप कर करके लिख रही होती थी आंसर्स ना उसी पे टेक्स्ट फाइल के ऊपर, और फिर बाद में चेक करती थी rather than using a paper and pen, because I wanted to attempt it on the computer, right? So yes, these are certain things. तो लेकिन ये है कि जब आपने वो आइस प्रीमियम जब मैंने देखा तो वो प्रॉपर उसी फॉर्मेट में उसी सेम लाइक जो यूजर इंटरफेस है सेम है जैसे आइस का एक्चुअल टेस्ट का होता है, राइटिंग के लिए भी रीडिंग वगैरह के लिए भी। तो वहां से जवाब करेंगे तब भी आपको आइडिया जगह कैसे कंप्यूटर पे पूछे गए होंगे सवाल, सवाल सारे मॉक टेस्ट भी उधर ही हैं, राइट। एक तो ये था जस्ट कि आप इनफ टाइम रखें ताकि आप आइस प्रीमियम का भी फायदा उठा सकें, और उसमें आप देखेंगे हो सकता है आपके इंटरेस्ट में जूम मीटिंग्स भी वहाँ पे अच्छी आपको लगे, कुछ कुछ वाकई में इंस्ट्रक्टर्स अच्छे थे जो मैंने एक दो अटेंड की थी। ओके, सो इसके अलावा ये था कि आप एक जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं, पेपर बेस्ड का मुझे नहीं पता, लेकिन जब आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए रजिस्टर करवाया होता है तो आपको एक ऑप्शन पेपर से पहले आती है, आई थिंक एक 10 दिन पहले या हफ्ता पहले आपको एक ऑप्शन आती है जिसमें होता है कि आप आइल्स के ट्रायल टेस्ट दे सकते हैं फ्री में।
ओके। कोशिश की वो थी ईमेल, यस। तो कंप्यूटर बेस्ड में क्योंकि मैंने दिया था तो इसका तो मुझे ये पता है कि उन्होंने या तो आई थिंक आपको ईमेल नहीं करते, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। यहाँ पे आई गेस मुझे ईमेल आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं जो है ये 1 सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि वीडियो आई हुई है नहीं आओ, तो उसका उसको मैंने तो नहीं अवेयर किया, मगर आई बिलीव क्योंकि मुझे लग रहा था कि अच्छा ये कोई ना ऐसी टेस्ट सेंटर बना देंगे और एक मतलब मॉक टेस्ट टाइप देना शुरू देने की मतलब करेंगे, तो एग्जाम हॉल के डिफरेंस होगा जस्ट, और क्या इसमें होगा ना, मुझे इतनी समझ नहीं आई। लेकिन जब मैं एक्चुअल एग्जाम देने गई थी ना अपना, जब तो तब वहां पे हमारे साथ कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स भी बैठे हुए थे जिनका वो एक्चुअल एग्जाम नहीं था, वो ट्रायल टेस्ट था। तब मुझे पता चला कि ये तो एक्चुअल पार्टिसिपेंट्स के साथ बिल्कुल उसी तरह ही जैसे आप एग्जाम में बैठे हो बिल्कुल वैसे ही बिठा के सारा कुछ हो रहा है। लाइक साथ बैठे अगर कोई आइल्स का टेस्ट दे रहा है तो दे इट इज पॉसिबल कि वो रियल एग्जाम नहीं दे रहा, वो अपना ट्रायल टेस्ट दे रहा है और वो भी फ्री में अवेलेबल है, आ, राइट। आ, तो आप कह बिल्कुल रही हैं जो ट्रायल है वो एक्चुअल में वो रिपीट हो जाता है ऑलमोस्ट। नहीं 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 मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो एक्चुअल एग्जाम सेंटर जिस तरह जो है ना उसी में ही वो आपको वो ट्रायल टेस्ट दे रहे थे। मुझे लग रहा था कि ये बिल्कुल ऐसे मॉक टेस्ट वगैरह होगा जिस तरह मतलब कि एक्चुअल अच्छा अच्छा एग्जाम की मुझे अच्छा, आइडिया नहीं होगा, यस। ये हाँ। ट्रायल ट्रायल आपको वहां जाके देना सेंटर में जाकर। यस। जिस तरह से एक्चुअल एग्जाम है बिल्कुल एक्चुअल वैसे ही पैटर्न पे वो आपको एक्चुअल टेस्ट टेकर्स के साथ ही बैठा के देते हैं। ओके। मतलब वो लेते हैं आपका, तो उससे मेरा ख्याल है कि आपको बहुत आइडिया होता है टाइम्ड वे में एग्जाम का, वो जो हाल का प्रेशर सारी चीजें होती है ना, उसमें आपको काफी आइडिया हो जाता है कि यार मैं कैसे उसमें अपना कर सकती हूँ पार्टिसिपेट, और क्या मुझे चीजों से अवॉइड करना था क्या नहीं। काफी हद तक बंदे को ना एक वो प्रेशर रिलीज हो सकता है अगर आपने पहले ये दे दें जाके। कितने कितने ट्रायल्स होते हैं? एक ही होता है फ्री में, वो मेरा ख्याल है उससे ज्यादा तो होगा भी नहीं। तो एक होता है और आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ, लाइक दैट्स अ ब्लेसिंग व्हिच आई नेवर अवेयर्ड एक्चुअली। वो आपने बहुत अच्छी बातें शेयर की हैं। मैंने 20 अगस्त को सिलेक्ट किया मैंने आज। आई थिंक ओके। आज मैं करके तो मैं भी आज। अच्छा, इसमें आप क्या सजेस्ट करती हैं? उन्होंने क्या कि मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग कौन सा टाइम? टेंशन टाइम किस में ज्यादा है अब? मुझे लग रहा था कि मैं शायद बिल्कुल शाम का टाइम अगर होगा ना तो मैं उसे अवॉइड कर, ठीक है मैं शायद इतना उस टाइम पे सही वर्क नहीं करूंगी। ठीक है, माइंड का एक अपना हर एक का हिसाब होता है कि आपकी जो रूटीन बन रही है ना, तो माइंड उसी रूटीन पे ज्यादा एक्टिव होगा। और अगर आप जिस टाइम पे रोज सो रहे हैं फर्ज करें और उस टाइम पे वहां पे आप टेस्ट दे रहे होंगे, तो माइंड एक वैसे ही शायद वो कह लो कि उसकी रूटीन बनी होती है। वैसे तो एग्जाम के प्रेशर की वजह से आपकी नींदें उड़ी होती हैं, बट स्टिल लाइक वो एक होता है कि आपके माइंड पहले उस टाइम पे काम करेगा, शायद आदि नहीं है, बट इट्स जस्ट लाइक आप कंसर्न है, आप अपना जस्ट देखें कि जिस टाइम पे आपको फील होता है कि यू कैन वर्क एंड परफॉर्म बेटर, यू आर हैबिचुअल ऑफ डूइंग आई एम सर्टेन सेलेक्टिंग, टास्क इन दैट टाइम स्पैन। मैं आफ्टरनून सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, दैट्स फाइन। और इसके अलावा इवन समटाइम स्पीकिंग आप अलग दिन भी स्केड्यूल कर सकते हैं, बट डोंट रिलाई सोली ऑन इट, बिकॉज ये जब आप फीस पे करते हैं उसके बाद का 1 हफ्ते बाद भी, और इवन कि मेरा इन्होंने पेपर से कुछ दिन पहले मुझे ईमेल आई थी कि इन्होंने मेरा रीस्केड्यूल किया, मैंने स्पीकिंग किसी और दिन रखी थी, मतलब एक आधे दिन ठहर के। तो बेशक होता तो 10-15 मिनट का ही वो टेस्ट मॉड्यूल, मुझे लगा कि मैं एक आध दिन बाद उसको दे दूंगी, मगर उन्होंने फिर बाद में मेरा रीस्केड्यूल कर दिया था कुछ दिन पहले। ठीक, तो सेम डे कर दिया था। सो समटाइम्स इट आल्सो हैपेंस, और इवन सेंटर भी चेंज कर दिया था। तो ये बी रेडी फॉर दिस एज वेल कि जरूरी नहीं है जो आपने एग्जैक्ट सेलेक्ट किया है वही आपको एग्जैक्ट मिले, लेकिन एनी हाउ आप क्योंकि आगे की डेट ज्यादा सेलेक्ट कर रहे हैं ना अगस्त में, तो आई गेस वो अवेलेबल होंगी जो अभी आपने स्लॉट सेलेक्ट कर लिया ना, उसमें कोई इशू नहीं होगा तो मोस्ट प्रोबेबली। आपकी और आप क्या सजेस्ट करती हैं कि जो स्पीकिंग टेस्ट है वो सेम डेट पे रखना चाहिए? आई गेस इतना फर्क तो नहीं पड़ेगा। बस मुझे ये था कि स्पीकिंग के बाद जो मैंने सुना था वो ये था कि भाई वेट करना पड़ता है। ठीक है, वो सारी बात आपको 1-1.5 घंटा, तो 1 घंटे के बाद वो जाके दूसरा स्टार्ट होगा। तो मुझे ये था कि सुबह से बंदा अगर जाता है तो उसके पहले स्पीकिंग के बाद फिर 1-2 घंटे अगर आपको वेट करना पड़े और फिर उसके बाद कंप्यूटर का बाकी मॉड्यूल वाला स्टार्ट हो, तो वो जो वेट टाइम है उसको इंक्लूड करके शायद वो बंदा ज्यादा थक जाए। इसलिए जस्ट मैं वो अवॉइड करना चाह रही थी, लेकिन हाँ कोई इतना फर्क नहीं पता चला था ज्यादा। तो वो जब आप इनका जो एक ऑफर करते हैं ना ट्रायल टेस्ट टाइप,
रीड में वो जब आप एग्जाम से पहले देंगे तो आई गेस उससे भी आपको काफ़ी अच्छा अपनी कैपेसिटी का आइडिया हो जाएगा। और बंदे को अपनी फिर मिस्टेक एक दफ़ा जब गो थ्रू हो जाता है बंदे को बहुत सी मिस्टेक्स अपनी पता चल जाती है। तो रियल एग्जाम में वो फिर नहीं होगी। तो ये चीज़ें मैंने जो सारी बताई हैं मैंने ब्रिटिश काउंसिल के हवाले से बताई हैं। आईडीपी में फ्री प्रीमियम कंटेंट प्रिपरेशन का नहीं देते और बाकी उनका सारी थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज है। सो वो आप हमने वो फिर अ, उसका मुझे नहीं आइडिया, उसके हिसाब से नहीं मैं बता रही है, सिर्फ ब्रिटिश काउंसिल के हिसाब से बता रही हूँ मैं। मैम मेरा क्वेश्चन है, यस। लाइक मैं चाह तो ऑनलाइन रहा हूँ कंप्यूटर बेस्ड, लेकिन कुछ मॉड्यूल्स की वजह से लाइक लिसनिंग खास तौर पर, तो वो जरा मुझे बहुत टफ लग रहा है। तो आपका ये कैसा एक्सपीरियंस रहा है ऑनलाइन में कंप्यूटर बेस्ड में? ओके सो मैं मेरे ख्याल में तो लिसनिंग रीडिंग कंप्यूटर पे बहुत इजी है। ठीक। क्योंकि बहुत इजी है उस पर करना। उन्होंने यूजर इंटरफेस उसके हाथ से यूजर फ्रेंडली है। आप इसके इसके लिए वो जो फेमिलराइजेशन टेस्ट है ना इसका, ये ऑनलाइन एक फ्री में भी मॉक टेस्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, जब आप ये आइल्स की ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे, तो वो आप जब देंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कंप्यूटर पे आपको हो सकता है बुक पे देख के लग रहा हो कि बुक जब कैम्ब्रिज बुक है उसमें तो ये सॉल्व करना कंप्यूटर के साथ बड़ा मुश्किल है, लेकिन असल में कंप्यूटर में थोड़ा सा उन्होंने डिज़ाइन चेंज किया हुआ है तो ईजी बनाया हुआ है अटैम्प्ट करने के लिए उसे। तो जब आप वो फेमराइजेशन टेस्ट देंगे कंप्यूटर का तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे है। ठीक। मतलब कि वो हो सकता है उसके बाद आपको माइंड आपका चेंज हो कि परफॉर्म करने के बाद। अ, और दूसरा क्वेश्चन कोई आपका, तो इसके अलावा आई थिंक ये क्वेश्चन आपका आंसर हो गया। अगर इसके अलावा कोई कंफ्यूजन है यू कैन आस्क, जी, बट आई थिंक। वो फिर आप लिंक शेयर कर दीजिएगा प्लीज, फेमिलरिटी टेस्ट जो है। यस। ओके। यस। ठीक है। चले फिर ये जो जस्ट मेरी ज़्यादा सजेशन थी, एक तो यही कि इनफ टाइम हो आईएस प्रीमियम की प्रिपरेशन का, और दूसरा ये कि फ्री ट्रायल टेस्ट जो फ्री ट्रायल टेस्ट है उसको आप लाजमी अवेल करें। ठीक। कंप्यूटर बेस्ड के लिए स्पेशली। और आई थिंक ये कंप्यूटर बेस्ड वालों के लिए ही ऑप्शन है। आई डोंट थिंक सो उसमें पेपर बेस्ड के लिए एनी हाउ। चलें अब आज ये मूव करते हैं अपने इस पे टॉपिक पे। तो आप लोगों ने जो टाइम सीरीज की मैंने इसमें शेयर किए थे लिंक्स, आप लोगों ने पढ़े उसे? हाँ सर। जी। ओके। मैम ये डिलिंगो डिलिंगो डोलिंगो कैसी कैसी साइट है? ओके सो अगर आपने डुओलिंगो दिया हुआ है तो फिर तो आपको आइल्स की जरूरत नहीं है बिकॉज ये अल्टरनेटिव है उसका। और यस, डुओलिंगो पे भी लाइक ये भी वही है कि मेजोरिटी यूनिवर्सिटीज तो वैसे क्योंकि आइल्स शुरू से है, तो यूरोपियन कंट्रीज में अगर आपने अप्लाई करना तो ज़्यादा आइल्स ही होता है। यूएस वगैरह की भी कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज जिसमें डुओलिंगो एक्सेप्टेड है, मतलब ऑलमोस्ट वैसे काफ़ी ज़्यादा है तादाद में जिन्होंने अल्टरनेटिव लिखा होता है आइल्स के साथ इसे भी। तो ये मगर ये कि आइल्स ज़्यादा वर्सटाइल है कि हर यूनिवर्सिटी ही मानती है, जबकि डुओलिंगो में आपको हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी मिल जाएं जो कि ना मानती हो इसके रिजल्ट को। तो ये भी उसके अल्टरनेटिव में ही है और इसकी भी रिलेटिवली फीस कम है आइल्स की निस्बत। और आई गेस कि इजियर भी होगा थोड़ा। तो लेकिन अगर आपने एक टेस्ट ये दिया हुआ तो फिर आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसमें एक्सेप्टेबल रिजल्ट स्कोर है तो जो सर शिराज का क्वेश्चन था कि मैं आइल्स भी दूंगा बाद में, तो आई थिंक तो जो आपने एक दिया हुआ है डुओलिंगो और उसके अभी एक्सपायर नहीं हुआ वो, तो फिर आपको आइल्स की जरूरत नहीं है। और राइट। सो मुझे उसका आइडिया नहीं है कि कितने बैंड्स बनते हैं वो आइल्स में कन्वर्ट करके। सो इसके स्कोर का मुझे आइडिया नहीं है कि कितना वो एक्सेप्टेबल है डुओलिंगो के मैट्रिक में। मुझे आइल्स का आइडिया। और मेक श्योर कि आइल्स एकेडमिक ही चूज करें, आइल्स जर्नल चूज नहीं करना।
मैम ये ये स्पीकिंग, आइस जनरल सिर्फ इमिग्रेशन के लिए। यस। ये स्पीकिंग में वो सेम ही डेट दे रहा है। अगर अब हम चेंज भी करें तो टाइम चेंज की ऑप्शन है, डेट चेंज की ऑप्शन नहीं आ रही स्पीकिंग में। ओके देन दैट्स फाइन, बिकॉज वो डिपेंड करता है, क्योंकि अभी आप काफ़ी देर पहले क्योंकि कर रहे हैं ना, जारी बात है, तो वो मेरा ख्याल है सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मेरे जब मैं कर रही थी, मैं क्योंकि कम टाइम स्पैन के साथ कर रही थी, तो उसमें फिर वो काफ़ी अवेलेबिलिटी इश्यूज थे कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑलरेडी बुक थी, तो उस हिसाब से उसने मुझे ऑप्शंस दी हुई थी वहाँ पे। तो जो ये अवेलेबल थी मैंने उनको उस हिसाब से चूज़ किया था। ये सिक्सटी सो सिक्सटी आई टू थिंक सेम डे भी सास। 62,000 यस। यस। कंप्यूटर बेस्ड और जो आपका टेस्ट सेंटर है उस पर डिपेंड करता है। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, और मेरा इस्लामाबाद है। सो आई एम अबाउट टू, मैं बुकिंग बुक करने लगा उसको, क्लिक कर दिया। ओके ओके। वो आप आई थिंक कोई सेशन के बाद जरा सही समझ सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि बाज का ये जो आप चेंज करना ना इशू है इसमें। आप जो है वो डेट बाद में चेंज करने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग करते हैं, until unless you have some solid medical reason or with evidence to prove। तो वो आप देख के फिर वो सेशन के बाद डेफिनेटली कर लीजिएगा। ओके। ठीक है। क्योंकि हो सकता है आप बहुत सी चीजें कोड ना करें अभी और बाद में आपको पता चले। सो यस। ओके। ऑलराइट, सो गुड लक फॉर योर एग्जाम। जो भी दे रहे हैं इसका, और जो अगर आपका Then स्कोर आपका एक्सेप्टेबल इन रेंज। आपका बैंड यस। क्या है? आपका व्हाट वाज योर बैंड? मेरा 7.5 था। गॉड। अच्छा, ये आप बता सकती हैं, एट एट बैंड प्लस एट बैंड में क्या ऐसी स्पेशल चीज होती है? मेरा नहीं ख्याल, लेकिन ये है कि थोड़ा सा मतलब कि जैसे ज्यादा स्कोर ना राइटिंग में वैसे कम ही आता है। मतलब राइटिंग में 7 मैक्सिमम आप हिट करते हो यूजली, उससे ज़्यादा मुश्किल ही आता है। तो ज़्यादा अगर आप स्कोर लेने के चांसेस हैं, जो अपलिफ्ट करता है ना आपका ओवरऑल बैंड, वो बाकी के मॉड्यूल्स ही हैं, स्पेशली रीडिंग और लिसनिंग। वो उसमें वो ज़्यादा अपलिफ्ट होने के चांसेस हैं, और रीडिंग में और लिसनिंग में मेरा ख्याल है आप ज़्यादा थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप ले भी सकते हैं। एंड मेक श्योर कि वैल्यू यू आर प्रैक्टिसिंग ये ना हो कि आप एक मॉड्यूल पे एकदम फोकस ज्यादा करते हो, दूसरे मॉड्यूल्स को छोड़ दें। क्योंकि जब आप ये करेंगे तो बाकी मॉड्यूल्स थोड़ा सा उसका स्किल लेवल थोड़ा नीचे आना शुरू हो जाता है। तो रोजाना की बेसिस पे सारे ही मॉड्यूल्स को लेके चलें साथ साथ। नहीं, अच्छा, इज देयर एनी वे कि मैं, लेट्स से कि मैं कोई राइट अप करता हूँ और मैं किसी को दिखाऊं कि ये बैंड 9 के लिए एलिजिबल है, तो ऐसा बंदा, इज देयर एनी पर्सन? यू कैन यूज मैंने ओके मैंने खुद जब आईकोड गुरु के सेशन के अलावा, लेकिन आईकोड गुरु पे तो मतलब लाइव वो आप कर रहे हो तो वो साथ साथ डिस्कस हो रहा होता है ना, उसके अलावा मैंने कभी किसी को रिव्यू के लिए था भेजा अपना इससे। आई जस्ट यूज चैट जीपीटी फॉर दिस। चैट जीपीटी को मतलब मैंने एक ही चैट असाइन कर दी थी आइल्स राइटिंग की, ठीक है। और हर दफा उसी चैट पे ही जाकर मैं अपना वो देती थी प्रॉम्प्ट। जरा ये इस तरह से आप डिजाइन करेंगे, एक्ट एज आइल्स इंस्ट्रक्टर, आइल्स एग्जामिनर, एंड पॉइंट आउट ऑल ऑफ द मिस्टेक्स एंड आल्सो असाइन स्कोर टू इट। ठीक, तो वो टॉपिक साथ बता के मैं साथ वो जब ऐसे अपना सारा राइटअप कॉपी पेस्ट करके उसे बताती थी। तो यूजली बेशक वो बैंड तो 6.5 या 6 से ऊपर वो देता भी नहीं है, ठीक है, जीपीटी, बिकॉज वो वैसे भी बड़ा स्ट्रिक्ट है। तो लेकिन ये है कि आपको उसमें वो सारा वो बता देता है कि कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, और आप जीपीटी से ही पूछ सकते हैं कि इसको बैंड 9 में कन्वर्ट कर दो, मतलब आपका ही लिखा हुआ राइटअप को आप उसे, मैंने जब उसे कहती थी ना कि बैंड 9 रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर दें, बैंड 8.5 में 8 वाले रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर दे, तो वो उसको आपके ही सारे सेम वही पॉइंट्स हैं राइटिंग, जस्ट वो उसको राइटिंग स्टाइल को और वो जो चीज़ें जो आपकी मिसिंग है उसको इम्प्रूव करके वो बैंड 8 बैंड 9 का सैंपल एक उसी पे बना के आर्टिकल को इम्प्रूव करके दे देता। तो ठीक है, और उसमें आप पूछ भी सकते हैं कि पॉइंट आउट भी कर दे। यस। आप समझती हैं कि वो जो ग्रेड बैंड 9 का वो जो आर्टिकल बनाएगा चैट जीपीटी, दैट इज एक्चुअली बैंड 9? अगर मैं क्योंकि मैं आई एम यूजिंग चैट जीपीटी, उसको मैंने कहा कि मुझे बैंड 9 का स्पीकिंग टेस्ट बना दो और बैंड 9 का ही राइटिंग वाला, तो वो जो बना के देता है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। ओके यस, देन इट्स फाइन, आई थिंक इट शुड वर्क। और इसके अलावा जो अगर आप ऑफिशियल कोई देखना चाह रहे हैं तो ऑफिशियल यही है कि आप कैम्ब्रिज बुक के एंड पे जो आंसर्स दिए होते हैं ना,
वो तो उसमें भी कैम्ब्रिज, अभी तक जो मैंने जो अभी जो ये आई कोड गुरु पे कैम्ब्रिज की बुक्स हैं, उनके एंड में बैंड 9 वाला नहीं होता, कोई 6 का होता है, कोई 5.5, कोई यस, 7। क्योंकि बैंड 9 आता भी नहीं है ना नहीं एक्चुअली वो बंदे 19 को, के। बंदे को देखें, अगर बंदे को आइडिया हो ना कि ये बैंड 9 है, तो एटलीस्ट वो बैंड 8 अगर वो अच्छा कर जाता है तो 8.5 को तो हिट कर ही जाए। यस, तो उसमें कुछ 8 वाले भी एक आधे मुझे शायद गो थ्रू करने पे मिले थे, 7.5 के भी मिले थे कुछ रिस्पॉन्सेज। तो उनसे आपको आइडिया हो सकता है कि क्या इसमें इसने किस लेवल का लिखा हुआ है, कैसे 7.5 या 8 बैंड मिला है। तो तो वो आप आप कहती जब हैं, मैम आप कहती हैं कि वो जो बुक्स हैं अगर वो सारी मतलब प्रैक्टिस कर, दैट इज सफिशिएंट फॉर एग्जाम। यस, यस दे आर सफिशिएंट आई गेस। और जो आप प्रैक्टिस साथ मतलब ऑन टॉप ऑफ दैट आप साथ प्रैक्टिस जो आईएस प्रीमियम पे करेंगे। आइस प्रीमियम, ओके ओके ठीक है। तो मैं आई विल बी इन टच विद यू ड्यूरिंग दिस ना प्रैक्टिस सेशन ऑफ आइस। ओके श्योर। ओके, ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके, सो थैंक यू। अगर आप क्या जी, और सर शिराज का जो क्वेश्चन है, तो अगर आपका मीट नहीं कर रहा रिक्वायरमेंट मिनिमम भी, तो फिर आपको ऑफ कोर्स रीटेक करना चाहिए। यस, जैसे आइल्स के लिए मिनिमम जो यूनिवर्सिटीज यूजुअली रिक्वायर करती हैं वो 6.5 है। अच्छा मैम, एक एक क्वेश्चन और भी है, वो ये कि जो बंदा बोल रहा होता है तो उसको आपने चैट जीपीटी को कहा है, उसने बना के दे दिए, पर जब बोलता है तो डेफिनेटली बंदा एकदम तो नहीं उसको मेंटली कैप्चर कर सकता, तो टाइम लगता है। तो क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए? समटाइम बंदा कहता है ये तो जो इसने लिखा है वो तो मुझे पता समझ में आ गया, लेकिन जब मैं उसको प्रैक्टिकली करता हूँ तो मुझसे थोड़ा होता नहीं है। स्पीकिंग मॉड्यूल के लिए, राइट? जी स्पीकिंग में ना। यस, तो इसमें ये है कि आप किसी देखें कि आपसे जो कंपेटेबल स्किल्स का कोई पार्टनर हो जिससे आप स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकें, कोई एक आधी। और इसके अलावा ये कि जब तक वो एक वही वॉइस रिकॉर्डर का ऑप्शन भी मतलब आप यूज कर सकते हैं कि वॉइस रिकॉर्ड करना। ठीक है, और फिर उसके बाद अपने आंसर्स को सुने कि आपने कहाँ पे एक्स्ट्रा पॉज दिया। और अगर आप देखना चाह रहे हैं, जैसे आपने राइटिंग में भी कहा कि मैं ए बैंड बैंड 9 के रिस्पॉन्स का मैं कैसे पता चले, तो यू कैन जस्ट गो जी थ्रू जी, तो जो उसके। मैं यस, मैं बैंड 9 को प्रैक्टिस कर रहा हूँ फॉर द लास्ट 3 days। ओके दैट्स गुड। तो मैंने यस, अच्छा आई फाउंड कि वो जफर शाहिद साहब ने भी ये बात कही है। वो कहते हैं जैसे कि पाकिस्तानी स्कूल सिस्टम के अंदर ना बच्चे को कहते हैं कि ये 10-20 ऐसे से याद, ये आपने याद करो। तो कहता है आप बिल्कुल वही करें, याद कर मतलब याद कर लेंगे आप, उसी फॉर्मेट को फॉलो करें, तो फिर वही ना आप उसको बंदे के माइंड में स्टोर हो जाता है, तो बंदा उन्हीं के फ्रेजेस वर्ड को दोबारा यूज करके ना वो बोल लेता है। इज इट? यस, वेल उसमें फिर ये हो सकता है कि आप अपने कुछ लिखे हुए ही भी मतलब रख लें माइंड में, जो आप रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल वो जो टेम्पलेट वाले मिलते हैं ना ऐसे, अक्सर ऑनलाइन भी आपने देखा होगा टेम्पलेट, ये लाइनें लाजमी। तो वो फिर मैंने यही सुना है कि वो टेम्पलेट लाइंस पकड़ी जाती हैं और उन्हें पता लग जाता है कि ये वाली रटे वाली किसी ने रटा ही मारा हुआ है। स्पेशली स्पीकिंग में तो वो चीज़ वो सामने पता लग जाती है, अगर आपने रटा मारा हो तो वो नहीं उसमें जब ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेगा आई राइटिंग आई में। आई मीन टू से कि जो नॉर्मली जो मेरी प्रैक्टिस है, मैं वर्ड्स के साथ मैं आई आई नॉर्मली यूज फ्रेजेस। वो जो फ्रेजेस है ना, वो आपने पूरा आपने सेंटेंसेस को रटा नहीं लगाना, आपने वो जो प्रॉब्लम क्या आता है कि आपको ना वहां पर वो वोकेबलरी आपकी ना वो आपको तंग कर रही होती है, कि बिकॉज के नॉर्मली एज अ पाकिस्तानी हमें बहुत बड़ा, जैसे मुझे भी इशू आ रहा होता है कि हम सिनोनिम्स को यूज नहीं करते वहां पर, बिकॉज हमारे पास वोकेबलरी की शॉर्टेज होती है। तो दैट्स वाई वो जो फ्रेजेस हैं वो फिर मैं उसको मेमोराइज करता हूँ, सो दैट के जब भी कभी यूज करना पड़ा जहां वो फिट होता हो। तो नॉर्मली आई आई फाउंड दैट के बहुत से वर्ड्स और वो रिपीट हो रहे होते हैं ना कहीं पर, आप समझते हैं यहाँ पर ये बड़ा इट्स अ बेस्ट गुड फिट, तो आप वहां दोबारा लगा दें उसको। तो व्हेन यू हैव स्टॉक अच्छा, ऑफ वोकेबलरी, तो वो फिर आप उसको ना आपके माइंड में एक अच्छी वोकेबलरी है, तो अच्छी मीन के पहले तो मैंने जब स्टार्ट तैयारी की थी तो आई वाज यूजिंग सम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज आई एम टीचर एज वेल, तो बच्चे के सामने सिंपल ही बोलना पड़ता है, तो आई एम यूज टू दैट ना वोकेबलरी। लेकिन मैंने देखा बैंड 9 के अंदर वो आपने नहीं बोलनी है, थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड किस्म की उनमें बोल, ठीक है। तो वो फिर मैंने आई स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट एज वेल कि आप वो कैसे, वो क्या चीज है। जैसे आप जैसे अब जैसे क्वेश्चन है ना कि वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है,
तो वो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, लाइक दैट ना। तो वो उसने बैंड 9 में लिखा हुआ था, आई हेल फ्रॉम इस्लामाबाद। बात अंडरस्टैंड? I know it. Yes, these are some alternatives like academic vocabulary ज्यादा यूज हो, like जी जो जी। normal मेन यूज होती है, जो like हाँ आप फॉर्मल फॉर्मल लैंग्वेज है। और इसके अलावा जो आपने फ्रेजेस का वर्ड बोला है ना, like इसमें इससे आपकी क्या मुराद है? कोई एग्जांपल दे सकते हो? फ्रेजेस में देन एक्चुअल में, ओनली। जी जी, एक्चुअल में जो इंग्लिश लैंग्वेज, स्पोकन इंग्लिश जो होती है ना, वो वर्ड्स में नहीं बोली जाती, वो आपको पार्ट्स पार्ट्स ऑफ वर्ड्स में आप बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो फिर जो पार्ट्स ऑफ वर्ड्स होते हैं उनको फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग द वर्ड्स, बेटर यू शुड मेमोराइज फ्रेज। जैसे आप बोलते फ्रेज हैं मीन मतलब जैसे इडियम्स, लाइक वो जो जैसे कि मतलब इट लुक्स इन इट इन नटशेल जस्ट लाइक मैं हाँ, इन इन अ नटशेल, इन अ नटशेल, ओके ठीक ओके। है। इन इन ये जो इन है ये राइटिंग में लोड नहीं है, ये राइटिंग में लोड नहीं है। बी माइंडफुल ऑफ इट। और इन नटशेल वगैरह ये मैं लिखती होती थी बहुत ज्यादा, इट इज नॉन फॉर्मल राइट, तो ये नहीं लिखना इस तरह के। और जो फ्रेजेस जिस तरह इडियम्स की इस तरह के जो आप बात करें ना, ये अलाउ नहीं है, लाइक ये राइटिंग में आपने नहीं लिखने होते, बिकॉज इस तरह से आप जस्ट वर्ड काउंट पूरा कर रहे हो फ्रेजेस से, वो रटे वाली चीजें, इट विल एक्चुअली नॉट डू गुड। क्योंकि उससे मतलब देखो कि वो उन्होंने आपका राइटिंग स्किल चेक करनी है, लेकिन अगर आपने ज्यादा उसमें इस तरह के रटे वाले लाइक वो फ्रेजेस लिख दिया ना, तो नॉर्मली नॉर्मली जो सिनोनिम्स यूज करें। नहीं, वो जो बैंड 9 के अंदर ना, वो यूज नहीं करता, वो सिंपल करता है हाउएवर, ठीक है, बस हाउएवर, इन कंट्रास्ट, और अदर देन, बस शॉर्ट से बोलता है, लेंथी वाले नहीं फ्रेजेस यूज करता, जिनको बोलते हैं लिंकिंग वर्ड को, जिसमें कोहेरेंस क्रिएट होती है, उनमें वो लेंथी को वो लिंकिंग वर्ड्स या फ्रेजेस यूज नहीं करता। बाकी जगह पर इंग्लिश लैंग्वेज में ना वो फ्रेजेस यूज करता है, जैसे कि ब्रिम ऑफ एक्साइटमेंट, ठीक है ना। तो आप यस ब्रिम ऑफ, दैट्स फाइन। अब आप बजाय आप कहिए कि आई एम वेरी मच एक्साइटेड, बहुत सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है, तो आई वाज फीलिंग ब्रिम ऑफ एक्साइटमेंट। तो ये बड़ा ही वो मतलब लिटरेरी टाइप का वर्ड बन जाता है, तो उसने ये यूज किया था, दैट आई लाइक दैट एज वेल। और फिर सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कैसे आप छोटा बड़ा करते हैं, तो आई फाउंड देयर एज वेल कि आपने कैसे बोलना है, कैसे, बट एनी हाउ दैट आई फाउंड दैट वेरी गुड। तो और मैं उसको यूज कर रहा हूँ आजकल, उसी पैटर्न को ब्रेक। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आता है, मैंने आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू सो मेनी पीपल के, मैंने सबसे पूछा, सबके सबने यही का आंसर किया कि सबसे जो कम नंबर आते हैं वो राइटिंग में आते हैं, दे सेड टू मी ना। तो मैंने कहा, अगर मुझे ये बताएं कि अगर बंदा राइटिंग की अच्छी प्रैक्टिस करे, उस पर ग्रिप करे, तो ये स्पीकिंग में भी हेल्प करेगी, तो दे दे एग्री विद दिस। तो आपका क्या व्यू? यस आई थिंक दैट्स फाइन, क्योंकि आप उसके लिए वोकेबलरी बिल्ड कर रहे होंगे। ठीक है, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग वगैरह का आइडिया होगा, सो दिस इज आल्सो फाइन। लाइक लेकिन स्पीकिंग में एक चीज़ और भी बहुत मैटर करती है। बाज़ औक़ात लोगों को लिखना तो आ रहा होता है, बोलना नहीं आ रहा होता। तो जब तक आप बोलना स्टार्ट नहीं करेंगे विद फ्लुएंसी, और वो दूसरी चीज़ें जो उन्होंने काउंट करनी है टेस्ट में, लास्ट में देखें कि वो मार्कशीट में क्या क्या चीज़ें काउंट करते हैं और किस किस तरह से वो उसको मार्किंग करते हैं, वो सारा उन्होंने लिखा होता है ना। तो वो वो एक दफ़ा लाजमी गो थ्रू अच्छे तरीके से करें, तो उसको माइंड में रख के अपना रिस्पॉन्स होना चाहिए आपका, और उसमें फ्लुएंसी काउंट होती है। तो यस, वो तो आपकी मतलब स्पीकिंग मॉड्यूल के लिए कुछ चीज़ें प्रिपरेशन की ज़्यादा डिमांड है उसकी निस्बत। ठीक, लेकिन हाँ हेल्प हो सकती है, जस्ट लाइक वोकेबलरी है। सो उसके लिए एक अलग शीट भी बना के रखें, जिसमें अगर कोई मिस्टेक वगैरह होती है वो सारी आपने कैटलॉग बनाया हो, ताकि आपको आइडिया हो कि ये मिस्टेक मेरे से होती है। तो वो न्यू वोकेबलरी है तो वो भी सारी एक ही जगह पे लिस्ट हो, ताकि जब आप पेपर से पहले वो जस्ट एक रिवाइज कर लें, गो थ्रू कर लें, और यू आर गुड टू गो। जी, मैं बना रहा हूँ, मैं मैं आई एम कंपाइलिंग माय रिसोर्सेज राइट नाउ, तो राइटिंग सबका अलग अलग बना। दैट्स गुड। और इसके अलावा जो बाकी अगर कोई पार्टिसिपेंट ये सोच रहे हैं कि वो प्रैक्टिस के बगैर बेस्ड ऑन द एक्सपर्टीज दे हैव लाइक वो 50 स्कोर ले लेंगे, तो ये बात ये कि इट इज़ एन एक्सपेंसिव टेस्ट। और इनफैक्ट जो रीटेक लेते हैं तो उनके आई थिंक रिपोर्ट कार्ड पे लिखा भी जाता है कि इनकी सेकंड अटेम्प्ट है। तो इट विल आल्सो बी अ नेगेटिव इंप्रेशन। सो बेशक आप की जितनी मर्जी एक्सपर्टीज हो, प्रैक्टिस को थोड़ा टाइम लास्ट में देंगे, बिकॉज जब आप एग्जाम को जब करने बैठते हैं आपको पता चलेगा बाज़ वक़्त कोई ना कोई ट्रिक होता है। ठीक है।
तो वो फिर आपको प्रैक्टिस ही पता चलता है, और वही ट्रिक्स जो कैम्ब्रिज की बुक्स में है थोड़े बहुत होते हैं उसके क्वेश्चंस में, तो वैसे ही रियल एग्जाम के अंदर भी आए हुए थे। तो क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की हुई थी, तो आई गो टू नो कि हाँ यार, यहाँ वहाँ मैं सॉल्व करते हुए फंस गई थी, वहां पे मैंने गलत आंसर जी किया था, लेकिन यहाँ पे नहीं, मुझे पता चल गया। तो ये जो जो लोग प्रैक्टिस नहीं करें, मेक श्योर ऑफ इट कि जी आप प्रैक्टिस करें। मैं आई एग्री मोर देन 100% विद यू, बिकॉज ये जो रिसोर्सेज, ये जो हम इनको क्या कहते हैं, हमको गोरा लोग कहते हैं ना। तो गोरे लोग जो बातें करते हैं ना, वो अगर आप फॉलो करें तो आपको एफर्ट भी कम करनी पड़ेगी एंड यू विल बी वेरी मच फोकस्ड। दैट्स गुड। Alright, so actually काफी like participants के questions थे, so I just catered it in this session. जी There's थैंक यू। not an official IELTS section, yes. और मुझे था कि कुछ फिर मेरे भी कुछ टिप्स हैं जो कि मैंने अपनी तरफ फॉलो नहीं की थी, लेकिन I thought कि अगर मुझे मैं पहले करती, so it would have actually improved my performance. So I just shared it. So I hope that will help. So let's just continue. This is very today we have a very valuable session on IELTS. Yes. All right. That was not officially of the IELTS, but yes. All right. Now let's move towards the time series forecasting. Okay, so हम लोगों ने यहाँ पे ना कल कल अच्छा, आप लोगों ने लिंक्स गो थ्रू नहीं किए, इसका मतलब ये बिकॉज नो वन रिस्पॉन्डेड फॉर दैट, राइट? तो यहाँ पे ना, अच्छा हम कहाँ पे या देख रहे थे इसको, इंडेक्स कॉलम, डेट पार्सिंग। ओके, और फिर हमने देखा था कि स्टेशनैरिटी चेक क्या होता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि स्टेशनैरिटी क्या है, कि उसमें यानी मीन और उसका जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट रहे थ्रू आउट। सही। तो उसको हमने चेक करने के लिए, और इसके अलावा ये कि जो हमारे मॉडल्स हैं जो स्पेशलाइज्ड टाइम सीरीज के हैं, वो भी एज्यूम करते हैं कि डाटा स्टेशनरी है, उसमें स्टेशनैरिटी है। तो उसके लिए पहले हमें चेक करना पड़ता है कि क्या वाकई स्टेशनैरिटी है भी है या नहीं। तो उसके लिए हम लोगों ने एल्फुलर टेस्ट ये we have seen Ma'am, your voice is break. कि The voice is not or कौन कौन से टेस्ट होते हैं, एक और टेस्ट भी था, मैम एक लेकिन क्वेश्चन है। ज्यादातर यही यूज हो रहा होता है। एक जस्ट एक क्वेश्चन जस्ट यस। जब मैंने फर्स्ट ये लेक्चर डिलीवर किया था, तो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे। उन्होंने कहा था कि इसमें मेंशन था कि जो एक्स एक्सिस पे टाइम होता है, द टाइम इज डिस्क्रीट हियर, इट्स नॉट कंटिन्यूस। तो इज इट सो? ये मेरी बात आई थिंक डिस्कनेक्ट। ओके, सो am I audible? या आई नो यू आर ऑडिबल। यू हर्ड माय क्वेश्चन? Yeah, okay. Okay, so am I audible now? यस। Okay, so yes. Yes, you can ask a question. Sorry. कि एक्चुअली एक स्टूडेंट थे जो उन्होंने पूछा था कि देयर वाज इन द ब्लॉग इट वाज मेंशन कि टाइम ऑन द एक्स एक्सिस विल बी डिस्क्रीट इन नेचर, बट उन्होंने कहा था कि ये कंटिन्यूस भी हो सकता है। तो इज इट करेक्ट कि टाइम डिस्क्रीट होगा? Okay, so by yes, discrete मतलब यानी इसमें यही है ना मुराद, यानी कि जैसे ये जनवरी है, लाइक हमसे कंटिन्यूस में क्या होता कि हम 1.5 मंथ मतलब इस तरह से कुछ कर रहे होते, यानी अभी 1880 आपने लिया है, तो 1880.5 तो नहीं ना आप इसे ले रहे होंगे यहाँ पे। वही ना, मैंने उनको उन्होंने कहा कि मैंने कहा जहां तक मैंने किया तो उसमें तो टाइम डिस्क्रीट होता है। उन्होंने मैं आई थिंक वो हम्म। क्या बोलते हैं, वो एक डेटा वॉइस का डेटा होता है शायद, उसको मेंशन किया कि उसमें तो क्या क्या होगा। तो मैंने कहा मैंने वॉइस वाले डेटा पे काम नहीं किया हुआ, मुझे उसका आइडिया नहीं। बट आई थिंक ओके। टाइम टाइम कंटिन्यूस हो नहीं सकता, इस हमारे पास ऐसी डिवाइस नहीं है।
नहीं, बाय कंटिन्यूअस माइट भी पॉसिबल, वो सर डेसिमल्स में हाँ वैल्यू से नहीं ले रहे ना, सर, जैसे अगर मैंने मैं क्वेश्चन 1.5 पूछा कह था। रही। यस। क्वेश्चन मैंने पूछा था, हाँ, सो मैंने अभी अभी सर्च किया है, तो टाइम कंटिन्यूस भी हो सकता है, टाइम सीरीज, जो टाइम की सीरीज है वो कंटिन्यूस भी हो सकती है और डिस्क्रीट भी हो सकती है। ये यूज केस पे डिपेंड करता है, ये मैंने अभी अभी सर्च किया है। आप तो क्या शेयर हाँ। करें ना, शेयर करें वो जरा, लिंक शेयर कर दें। ओके, सो बेसिकली जो कंटिन्यूअस वर्क कहते हैं ना, लाइक वो यही है कि जैसे आप ये मतलब टाइम तो हो सकता है कंटिन्यूअस भी, जैसे अगर मैं 1.5 लिख रही हूँ, 1.5 मैंने डेसिमल के बाद को पॉइंट दे के उससे बता दिया, मैं 1 आवर नहीं खा खा रही। लेकिन ये डाटा तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जब हम ले रहे होते हैं तो हम ऑब्जर्वेशन में सीक्वेंस जो इंटरवल्स ले रहे हैं ना, वो डिस्क्रीट में ले रहे होते हैं। यानी मैं जब मैं एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हुए उसको पॉइंट्स में अवॉइड कर रही हूँ, डिस्क्रीट में ले रही हूँ। देखें वो देखें, जो डिस्क्रीट डाटा है ना, उसको भी कंटिन्यूस में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब अगर वो कह रहे हैं कि वो टाइम कंटिन्यूस वहां लग रहा है, तो वो ये भी हो सकता है कि टाइम डिस्क्रीट था, उसको कंटिन्यूस के अंदर कन्वर्ट किया गया, उसकी लुक को कंटिन्यूस में कन्वर्ट किया गया। तो ये हो, तो वो कैसे, डू वी हैव डिवाइस जो जिसमें टाइम कंटिन्यूसली मेजर हो सकता है? सर क्वेश्चन। उसका ये तो मुझे आइडिया नहीं, मैंने बस वो उस दिन आपसे ये कहा था कि लाइक ऑडियो ऑडियो वॉइस है, जैसे ऑडियो की वेव्स हैं, हाँ जी। तो वो नैनो सेकेंड मिली सेकेंड्स पे वो मैयर हो रही होती हैं, आप उनमें फ्लक्चुएशन होती नहीं है। देखें, वो जुबैर अगर नैनो सेकंड पे भी हो रही है ना, सपोज 1 नैनो सेकंड है, उसके बाद सेकंड नैनो सेकंड आएगा ना, तो 1 और 2 में गैप है ना, जी वो गैप है। तो वो एक्चुअल में आपको इसलिए कंटिन्यूस लग रहा है कि वो इतने छोटे टाइम लेवल पे चला जाता है कि हाँ, अपेरेंटली काम बंदे को कंटिन्यूस लग रहा होता है, लेकिन टाइम मेरे ख्याल में हमारे पास ऐसी कोई डिवाइस नहीं है जिसमें टाइम कंटिन्यूसली मेजर हो सके। क्योंकि आपकी जो कंप्यूटर की वॉच होती है, वो डिस्क्रीट है। सर, आप टाइम मैंने जी छोटा जी कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा व्यू है, बट आई थिंक यू शुड शेयर दैट ना, वो मैं पढ़ूंगा तो मुझे आइडिया हुआ कि एक्चुअल में टाइम कंटिन्यूस है कि उस डेटा को कंटिन्यूस में कन्वर्ट किया उसने। जी मैंने अभी एक चैट में शेयर किया है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, मे बी जहाँ से कुछ हेल्प हो। कहाँ किया वो सबने? यहाँ इसी जूम मीटिंग की चैट पे। लिंक लिंक किया गया वैसे वैसे आपने को आर्टिकल में शेयर किया द डेटा। मैं कैन आई रीड दिस? यस यस श्योर। The time series data can be either continuous or discrete depending on how the data points are collected and recorded. Continuous time series, this involve data points that are collected continuously over time. ठीक है? Examples include temperature reading from a highly sensitive thermometer or volatile reading. ठीक है? Sorry, voltage reading from an electric circuit. Discrete time series, it involve data points that are collected at specific interval. Example include daily stock prices, monthly ठीक हो गया। So in most practical application, time series data tend to be discrete. Discrete because measurements are taken at regular, and the continuous time series data are often approximated or modeled using discrete data points of our। ये लास्ट लाइन पढ़ रहे हैं जुबैर, देख रहे हैं? जी सर। ये इस लाइन को अंडरस्टैंड करना होगा, ये क्या कह रहा है? कंटिन्यूस टाइम सीरीज डेटा आर ऑफन अप्रोक्सीमेटेड और मॉडल्ड यूजिंग डिस्क्रीट डेटा पॉइंट्स फॉर एनालिसिस। ये क्या मतलब है इसका? जी सर, गॉट इट। ओके, नहीं इसको नहीं हम नहीं, नहीं इसको आपने ना, इसको आप ना, ठीक है, बेशक आप, हम इसको एक्सेप्ट करें, इवन देन इसको फर्दर एक्सप्लोर करें, ताकि ना हमारी जो क्वेरी है, हमारा पर्पस क्या होता है, हम पर्पस ये होता है, हमें क्लेरिफाई करना होता है। जी ये इसमें इसमें विन विन लूज की वो बात नहीं होती। जी हाँ, जी एक बिल्कुल। point जो है हमें इसको बता। अब इसमें ये जो लाइन है ना, इसको हमें सर्च करना चाहिए भाई, आपको फर्दर क्लियर गूगल को कहें या इसमें चैट। जी जी। हाँ जी, इसमें मुझे ये समझ आई है कि जो डिस्क्रीट जो कंटिन्यूस टाइम सीरीज है, उसमें हम उसके पार्ट्स बनाकर हम एनालिसिस के लिए, तो हमें डिस्क्रीट वैल्यूज चाहिए होंगी मशीन लर्निंग के लिए, तो हम उसको टोकन्स में लाइक कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे नहीं, टैग। मेरा 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 जहां तक ख्याल है ना कि, बट आई विल एक्सप्लोर इट। आपने अच्छा क्वेश्चन रेज किया, बट एक्सप्लोर करूंगा कि मेरे ख्याल में ना, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट टाइम का
टाइम की ऐसी कोई डिवाइस नहीं है जो कंटिन्यूस मेजर करे, डिस्क्रीट है। हमारे पास जो ये जो वॉचेस हैं जिनको डिजिटल वॉचेस कहते हैं, ये बेसिकली डिस्क्रीट नेचर पे चलती हैं। आप देखें ना, पुराने जमाने की में घड़ी जो होती थी वो एनालॉग होती थी, वो कंटिन्यूस होती थी, लेकिन वो एनालॉग से अपडेट आ सकता है डेटा, बट एनी हो, बट आई विल चेक इट, ओके, लेट मी चेक इट कि एनालॉग का जो डेटा वो अगर वो कैप्चर हो सकता है, तो वो अगर एनालॉग का कैप्चर हो सकता है तो वो कंटिन्यूस होता है, बट आई विल चेक इट फर्दर, ओके। ये बेसिकली इंजीनियरिंग में ज्यादा यूज होता है अगर ये कंटिन्यूस वाली बात है। इसको कॉपी कर लेता हूँ। Okay, so shall we continue now? यस मैम। Okay, so चले यहाँ पे जो इसने कल बताया था कि लोड करने के बाद हम लोगों ने सिंपली स्टेशनैरिटी चेक किया, और इसमें मैं बता रही थी कल के जो बेसिकली एड फुलर टेस्ट जब हम लगाते हैं तो ये हमें एक टपल रिटर्न कर रहा होता है जिसमें 5 यूजुअली कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसलिए हम इंडेक्सिंग करके सिर्फ ये दो हमारे से जो मतलब रेलिवेंट है वो ज़्यादा यही है कि एरिया ऑफ स्टैटिस्टिक की वैल्यू और साथ उसकी पी वैल्यू, जो कि हमें बताएगी कि हमने डन अपने जो हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ठीक। तो इसमें ऑफ कोर्स अगर पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा आती है तो देन विल accept our null hypothesis। ओके। और ठीक। तो यहाँ पे जो एरिया और इसके होते हैं इंडेक्स पे, जैसे 0 पे यही वैल्यू होती है, और इस तरह से नंबर ऑफ फ्लैग्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यूज्ड इन दैट एरिया ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, इसके अलावा एक मजीद उसने एक डिक्शनरी बना के क्रिटिकल वैल्यूज भी ऐड की होती हैं। ठीक। तो मल्टीपल और भी वैल्यूज होती हैं, लेकिन हमारे ये जो काम की थी जिससे हम बेस पे ये टेस्ट कर रहे हैं कि वेदर आर डाटा इज स्टेशनरी और नॉट। तो उसके लिए इतना बहुत है कि एट फुल टेस्ट हम लोगों ने लगा दिया। ठीक। अगर तो स्टेशनरी है सो देन इट्स फाइन, अदरवाइज वी विल यूज सर्टेन मेथड्स फॉर इट जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे। ओके, सो यहाँ पे जस्ट पुल इट डाउन। ओके, सो इसने यहाँ पे दो बताया मेथड्स टू चेक एडीएफ, यानी जो हम लोग फुलर टेस्ट अप्लाई कर रहे थे, और एक केपीएसएस टेस्ट है। ठीक। तो उसमें इसने भी बताया कि नल हाइपोथेसिस बाय डिफॉल्ट हम लेते हैं कि स्टेशनरी नहीं है, और हम अल्टरनेटिव हमारा hypothesis यही है कि सीरीज स्टेशनरी है, और पी वैल्यू हमें पता है कि हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं। जितनी वो जीरो से जो भी हमारा थ्रेशोल्ड हमने यहाँ पे लिया है, जैसे 0.05 लिया है, तो 0.05 या उससे कम है तो हम अपना जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, और वाइस वर्सा। तो इसके अलावा जो ये केपीएसएस टेस्ट भी है। ठीक। अ, इसमें भी वही तकरीबन मेथड है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इज द सेम, यूज केस इज द सेम। और अगर वो हमें पता चलता है कि डाटा स्टेशनरी नहीं है, नॉन स्टेशनरी है, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं यहाँ पे: डी ट्रेंडिंग, डिफरेंसिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक। सो डी ट्रेंडिंग, डिफरेंसिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड्स हैं। ठीक है, इसको अप्लाई हम बाद में करते हैं, फिलहाल ये जस्ट इसमें देख लेते हैं कि क्या है कि सिंपली इसमें डिफरेंसिंग में ये डिफरेंसिंग वाला ज्यादा यूज होता होता है। ओके, सो डी ट्रेंडिंग में क्या हो रहा है कि इसने ट्रेंड को जो ट्रेंड के इफेक्ट्स हैं गिवन डाटा सेट्स में उसको रिमूव किया है, और सिर्फ वही शो कर रहा है, शोइंग ओनली द डिफरेंसेस ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम द ट्रेंड, यानी ट्रेंड से जो डिफरेंस उसकी वैल्यूज का वो सिंपली यहाँ पे शो कर रहा है। तो और इसके अलावा जो सिक्लिकल हमारे जो पैटर्न्स होते हैं फिर वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं डी ट्रेंडिंग से। और इसके अलावा जो डिफरेंसिंग का मेथड है ज़्यादा ये यूज़ होता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है। ठीक। इसमें इस तरह से कुछ, लेकिन डी ट्रेंडिंग से ये इस तरह डिफरेंट है।
ठीक है, कि नॉन स्टेशनरी हो, तो एक डी ट्रेंडिंग में। और अगर डिफरेंसिंग हम करवा लें तो उन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? अपेरेंटली दोनों ही स्टेशनरी करने के लिए यूज हो रहे हैं, कन्वर्ट करने के लिए नॉन स्टेशनरी को स्टेशनरी में, बट थोड़ा सा उसमें ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है। अ, एक इसमें सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज हो रहा है। ठीक है, और ये क्या करता है कि रिमूव करता है सीरीज डिपेंडेंस ऑन द टाइम एंड स्टेबलाइज द मीन ऑफ टाइम सीरीज। ओके, सो मीन को स्टेबलाइज करके लेके चल रहा होता है, इस तरह से कन्वर्जन कर रहा होता है। और इसमें जो स्ट्रेंथ और सीजनैलिटी है वो इसमें अलबत्ता अंडरमाइन हो जाती है इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, लेकिन मीन स्टेबल रहता है डिफरेंसिंग के लिए। और यूजली आप देखेंगे कि शायद यही वाली डिफरेंसिंग ही हम आगे यूज भी करेंगे, कि ये हम लोगों ने इसी को ही ज़्यादा यूज करना है डिफरेंसिंग को, जिसमें मीन स्टेबल रहेगा और जो हमारे पास ट्रेंड और सीजनैलिटी इस ट्रांसफॉर्मेशन में वो रिड्यूस होगी। ओके, तो अब नेक्स्ट जो एक मेथड है मूव ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन में वो कह रहा है कि तीन तरह के मेथड्स यूज होते हैं: पावर ट्रांसफॉर्मेशन, स्क्वायर रूट और लोग ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें से लोग ट्रांसफर ज़्यादा यूज होता है स्टेशनरी में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, सो अब इसके अलावा ये तो हो गया कि हम लोगों ने स्टेशनरिटी चेक कर ली, फुलर टेस्ट लगाया, उसमें पता चला कि स्टेशनरी है। कोई वैल्यू अगर 0.05 से कम आई है देन इट्स फाइन, नहीं तो हम लोग ये तीन मेथड्स अप्लाई करेंगे, जो कि हैं कौन कौन से थे? डी ट्रेंडिंग, डिफरेंसिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें से ज्यादा डिफरेंसिंग का यूज होता है। डिफरेंसिंग में क्या हो रहा होता है कि मीन स्टेबल रह रहा है, ट्रेंड और सीजनैलिटी रिड्यूस हो रही है। ठीक। अब यहाँ पे ये वाला स्टेप जब हम लोगों ने कर लिया, नेक्स्ट आता है मॉडलिंग का, एक मॉडल ट्रेन करवाने का। तो उसमें हम लोगों ने यहाँ पे आप आप लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग पे फर्स्ट डे में कार पढ़ा रहे थे, लाइक आप देखा ए आर ए आर एम ए। मैम ठीक आपकी है, आपकी अरीमा और आपकी सिरीमा इस तरह के मॉडल्स आपकी यूज हो वॉइस रहे होते ब्रेक। हैं ट्रेनिंग के लिए। तो अब इस मॉडल में जब वो डाटा को यूज करेगा ना फिट करवाने के लिए, तो इसमें एक ऑर्डर उसने दिया हुआ है। मेरी आवाज क्लियर है ना? जी आप क्लियर है। ओके, सो वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। ओके ओके, चलें, इसमें बेहतर है। ठीक है, अब इसमें एडिमा में जो तीन और वैल्यूज हैं, पी क्यू, पी डी एंड क्यू, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ऑटो रिग्रेसिव ऑर्डर है, ठीक। दूसरा जो डिफरेंसिंग ऑर्डर है, और तीसरा इसने बताया हुआ है मूविंग एवरेज ऑर्डर। तो ऑटो रिग्रेसिव क्या है? ये सिर्फ ये बताता है, जब मैंने ये 5 लिखा है ना ऑटो रिग्रेसिव, इसका मतलब ये है कि जो मैं पास्ट वैल्यूज ले रही हूँ टाइम सीरीज में, जो कि मैं इंक्लूड करूंगी अपने मॉडल में प्रिडिक्ट करवाने के लिए। ठीक है, एक तो करंट वैल्यू, मतलब मैं प्रिडिक्ट करवाना चाह रही हूँ, या फ्यूचर वैल्यू, तो जो मैं पास्ट वैल्यू साथ यूज करूंगी ना, कितनी पास्ट वैल्यूज मैं ऐड करवाना चाह रही हूँ अपने मॉडल में साथ फीड कराने के, बिकॉज वी इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट एंड करंट वैल्यूज, राइट? तो जो पास्ट वैल्यूज मैं ले रही हूँ वो यहाँ पे 5 है। डिफरेंसिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर वो, यानी जो स्टेशनैरिटी लाने के लिए, ठीक है, तो उसमें उसने यहाँ पे 1, यानी कितनी दफा वो डिफरेंसिंग उसके ऊपर अप्लाई करेगा, कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स डाटा डिफरेंस होगा स्टेशनैरिटी को अचीव करने के लिए। और एक ये थर्ड थर्ड जो जीरो है, इट इज जो उसने जीरो यहाँ पे सेट किया हुआ है, क्यू है जो आर्गुमेंट मूविंग एवरेज का। तो मूविंग एवरेज क्या है कि ये पास्ट की जितने नंबर हमने यहाँ पे असाइन किया होगा ना, उतनी पास्ट की वैल्यूज को करंट जो रिसेंट वैल्यूज के साथ मीन लेके वो उसको यूज करेगा। ठीक। तो मूविंग एवरेज का आइडिया है किसी को कि क्या होता है मजीद इसमें? नहीं तो हम इसको डिटेल में देख सकते हैं आगे। तो इसमें नहीं हो, ये तीन ही आर्गुमेंट्स लेते हैं अरीमा का मॉडल। ओके, हम डायरेक्टली भी ये वैल्यूज इसमें डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, तो उसको पता लग जाएगा कि ये फर्स्ट वाली यानी 510 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे उसने वेरिएबल्स को ये साइन करके पी डी की वैल्यूज ली हैं। ओके, सो उसके बाद फिटिंग की है सिंपली, ठीक, और फोरकास्ट करवा दिया। ठीक, और इसको जब विजुलाइज करवाया हुआ उसने यहाँ पे पीएलटी प्लॉट से। ओके, सो ये बेसिक सिंपल स्टेप्स थे टाइम सीरीज एनालिसिस के। ओके, सो ये आप अपने एंड पे हम इसको कल देखेंगे कि टाइम सीरीज में और रिग्रेशन प्रॉब्लम के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ठीक, सो इस चीज़ को कल हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो इसके अलावा जो एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे एक देखनी थी, इट वाज कि जैसे मैंने बताया कि हम लोग स्टेशनैरिटी चेक करेंगे, तो उससे भी पहले एक और स्टेप भी होता है। वो क्या है कि आपने जब जैसे ही डाटा को लोड किया, जस्ट अ मोमेंट, ये बिल्कुल स्टार्टिंग पे लेके जाती हूँ, जैसे ही आपने डाटा को लोड किया ना, तो आप उसकी
भी चेक कर रहे हैं, ठीक है। और अगर वो स्मूथ नहीं लग रहा तो उसको स्मूथ करें, ठीक है, ताकि वो जरा अच्छा डाटा एक्यूरेट हो, मतलब प्रिडिक्शन के लिए वो ज्यादा यूजफुल होगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे इसने रीड करवाया ना फाइल को, राइट, यहाँ पे इंडेक्स और कॉलम वो करके, ठीक, साइन करके, अब इसमें जो डाटा है देखें तो इसको उसने ना डाटा को पूरे को वैसे ही प्लॉट कर लिए। तो आप देखें तो काफी ज्यादा इसकी शार्प पीक्स है, ठीक। तो उसने अब यहाँ पे सिंपली मेथड अप्लाई करके इसकी स्मूथनेस ऐड कर दी है, ठीक। और इसमें मूविंग एवरेज होता क्या है, इट्स लाइक रोलिंग स्टार्स ऑफ, लाइक हम इसमें मीन एवरेज, मतलब विंडो एक सेलेक्ट करेगा, ठीक है। वो हम असाइन भी कर सकते हैं कि विंडो कितनी होगी, जितनी विंडो हम असाइन करें इसका मतलब ये है कि उस हिसाब से उसने एक तो करंट वैल्यू लेनी है, और बाकी की जैसे यहाँ पे विंडो 5 है तो एक तो करंट वैल्यू लेगी, लेगा, और उससे जो पिछली पहले चार आई होंगी ना वैल्यूज,